खुद पर विश्वास रखिए क्योंकि जीत की पहली निशानी आत्मविश्वास ही होती है। खुद पर भरोसा ही आपको जीत जो है से दिला सकती है और वही आपका पहली सीढ़ी है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इंडियन ज्योग्राफी का लेक्चर पार्ट 23 है। तो बहुत अच्छे से हम लोग भारत के भूगोल को एक एक बार यानी वन बाय वन टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं। अगर आप इंडियन ज्योग्राफी भारत के भूगोल का लेक्चर या पार्ट जो है नहीं देखे हैं 1 से लेकर 22 तक, तो आप अवश्य देखिए। आज के वीडियो में हमारा प्रश्न जो है काफ़ी ज़्यादा संख्या में है, तो आप इसे प्रैक्टिस और रिवीजन के रूप में देख सकते हैं। टोटल प्रश्न यहाँ पे 45 है और आप ट्राई कीजिए खुद से कि 45 में आपका आउट ऑफ कितना आ रहा है। तो आप यहाँ पे एक प्रैक्टिस और रिवीजन के रूप में भी देख सकते हैं। टॉपिक है भारत के प्रमुख फसल एंड ऋतुएं यानी क्रॉप्स एंड सीजन। टॉप एमसीक्यू है और ये पिछले 15 साल से 10 से 15 साल में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे संबंधित सारे पीवाईक्यू है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। यह स्टेट पीसीएस हो या किसी भी एग्जाम हो, सेंट्रल और स्टेट, सारे एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है। इससे आपका इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो कभी भी आपका जो है क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये इन्वायरमेंट का भी है, ये ज्योग्राफी का भी टॉपिक है और एग्रीकल्चर का भी टॉपिक है। इस प्रकार से ये मल्टी टॉपिक है और आपका एक ही बार में बहुत सारे टॉपिक कंप्लीट होगा और बहुत सारे फैक्ट भी। तो अगर जब आप प्रैक्टिस और रिवीजन करेंगे तो आपका बहुत अच्छे से चीज़ें जो है फिर से रिमेंबर होने लगेगा, याद, और आपको तो लर्न होगा या समराइज यानी कॉन्सेप्ट डेवलप होगा बहुत अच्छे से। तो एक एक करके प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे। हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और इंडियन ज्योग्राफी भारत के भूगोल के सारे वीडियो को देखिए। एक एक बाय एक हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं और बहुत सारे टॉपिक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। वहीं आपसे देखिए सिंपल क्वेश्चन पूछा जा रहा है और ये हमारा पहला प्रश्न है। एक एक करके इसको फास्ट में देखेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे। इसके बाद जो भी और बचा हुआ टॉपिक उसको कंप्लीट करेंगे। आपसे देखिए क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है उसको हम लोग पहले कंप्लीट कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से मिश्रित कृषि यानी मिक्स्ड फार्मिंग की प्रमुख विशेषता क्या है। तो इस प्रकार से 1 का आंसर आपका बी होगा। फसलों के उत्पादन के साथ साथ पशुपालन भी करना, यही आपका मिश्रित कृषि या मिक्स्ड फार्मिंग कहलाता है। इसका एक प्रमुख विशेषता आप बोल सकते हैं फीचर्स है। तो फसलों के उत्पादन के साथ साथ पशुपालन भी करेंगे, वही आपका मिक्स्ड फार्मिंग मिश्रित कृषि कहलाता है। तो ये आप याद रखिएगा। और विभिन्न फसलों के साथ एक साथ उगाना, विभिन्न फसलों को एक साथ उगाना, ये तो आपका अलग चीज़ हो जाएगा। इसे मल्टी क्रॉपिंग आप बोल सकते हैं। रबी और खरीफ फसलों को एक साथ बुवाई करना ये अलग है। तो इस प्रकार से याद रखना कि मिश्रित कृषि मिक्स फार्मिंग आपका यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट 2 नंबर में पूछा जाए कि भारत में हरित क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशन का जनक किसे कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति को ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन ये उत्तर भारत में चला था, उत्तर पश्चिम भारत में, और ये जो है 1966 से लेकर 67 के आसपास चला था, जब भारत अकाल या फिर बोल सकते हैं उद्यान या जो है ग्रेन्स अनाज की जब कमी था तो उस समय चलाया गया था। इसके जो जनक या फादर है यानी ग्रीन रेवोल्यूशन हरित क्रांति के जनक फादर किसे कहा जाता है। 2 का करेक्ट आंसर भी होगा डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। ये दक्षिण भारत के आदमी हैं और ये जो है एग्रीकल्चर, ये साइंटिस्ट हैं, एक तरह से आप बोल सकते हैं एग्रीकल्चरलिस्ट हैं। इसे बहुत सारे अवार्ड दिया गया है और हरित क्रांति के जनक पिता भी कहा जाता है, ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर। तो याद रखिएगा। और ये जो है ग्रीन रेवोल्यूशन चलाए थे और ये सबसे ज़्यादा जो है हरियाणा, पंजाब, आपको याद रखना, और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में ज़्यादा बेनिफिट हुआ और ये ज़्यादा प्रॉफिट किया। तो इस प्रकार से भारत जो है आयात से निर्यातक देश बन गया और इसमें जो है आपका राइस यानी कि चावल, धान और वीट यानी गेहूं का उत्पादन सबसे ज़्यादा हुआ था। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एम.एस. स्वामीनाथन की बात करें तो इसे 2024 में भारत रत्न दिया गया, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और बहुत सारे अवार्ड दिया जा चुका है। वहीं वर्गीस कुरियन भारत के दुग्ध उत्पादन, फ्लड ऑपरेशन या फिर वाइट रेवोल्यूशन के पिता या फादर कहे जाते हैं। चिपको आंदोलन इन्हीं के द्वारा चलाया गया था, सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा। ये उत्तराखंड के हैं और ये पेड़ पौधा पर्यावरण संरक्षण के लिए ये दूध से संबंधित थे, जिसे दुग्ध अब जैसे ऑपरेशन या फिर फ्लड ऑपरेशन आप बोल सकते हैं, वाइट रेवोल्यूशन कहा जाता है। नॉर्मन बोरलॉग ये ग्रीन रेवोल्यूशन पूरे वर्ल्ड लेवल पे फादर कहलाते हैं, ये जनक कहलाते हैं। वहीं अगला प्रश्न है कि विश्व स्तर पर पूरे वर्ल्ड लेवल पर हरित क्रांति के जनक, नहीं, हाँ, हरित क्रांति के जनक यानी ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग किस देश से संबंधित थे। आपका 3 का करेक्ट आंसर भी होगा। यूएसए से थे, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नॉर्मन बोरलॉग संयुक्त राज्य अमेरिका से थे, जो विश्व स्तर पर हरित क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक कहे जाते हैं। और भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन हैं। इस प्रकार से हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यह है कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत मुख्य रूप से किस वर्ष
या दशक में हुआ था। दशक में पूछा जाएगा तो 1960s के दशक में हुआ था, ये आप याद रखिएगा। अगर ईयर पूछा जाएगा तो आपका यहाँ आंसर बी हो जाएगा। तो आप याद रखिएगा 4 का करेक्ट आंसर बी होगा। 1966 से 67 में, तो 1966 से 67 के ईस्वी के आसपास भारत में जो है ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति का शुरुआत हुआ था, स्टार्ट हुआ था। आपका राइट आंसर यहाँ पे जो है बी हो जाएगा। वहीं अगला प्रश्न है 91-92 का डेट जो है इकोनॉमिक रिफॉर्म के लिए जाना जाता है। भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल के उत्पादन पर पड़ा है? तो भारत में हरित क्रांति का प्रभाव या इफेक्ट उसका जो देखने को मिला वो किस फसल पर देखने को मिला, यानी कि भारत में जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, यानी कि हरित क्रांति हुआ एम एस स्वामीनाथन की देखरेख में, उसके अगुवाई में, तो कौन सा ऐसा क्रॉप था, फसल था जिसका प्रोडक्शन बढ़ गया? तो आपका यहाँ पे 5 का करेक्ट आंसर सी होगा, गेहूं का। मुख्य रूप से गेहूं और चावल का उत्पादन बढ़ा, सब चीज़ का घटा और उसका उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं देखने को मिला। भारत में यूपी, पश्चिमी यूपी, बिहार नहीं, आपका हो जाएगा हरियाणा और पंजाब, यही सब क्षेत्रों में ज़्यादा बेनिफिट हुआ और 1960s के दशक में हुआ। और पूरा एग्जैक्टली डेट आपका हो जाता है 1966 से लेकर 1967। तो ये वाला आप याद रख सकते हैं, यहाँ पे आपका हो जाएगा इस तरह से। तो आपका करेक्ट आंसर ये आप याद रखिएगा, ये पूछा जाता है। वहीं हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में कृषि भूमि का प्रतिशत सबसे न्यूनतम यानी 10% से भी कम है? तो 6 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, सिक्किम। यानी कि सिक्किम में कृषि भूमि, कृषि योग्य भूमि, कृषि एग्रीकल्चर लैंड बहुत कम है, 10% से भी कम है। और वहीं पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा में तो भर भर के बहुत ज़्यादा है। और हरित क्रांति इसी क्षेत्र में हुआ था, इसी को ज़्यादा बेनिफिट हुआ, जिसे ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं। भारत में आपसे देखिए अगला प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि भारत में सामान्यतः चावल की खेती के लिए कितने सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र उपयुक्त माने जाते हैं? 7 का करेक्ट आंसर भी होगा। 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होगा, यानी रेन होगा, रेनफॉल होगा, तब आप समझ सकते हैं कि चावल, पेडी या धान या राइस के लिए वो बहुत ही अच्छा है। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे अधिक राइस या पेडी का प्रोडक्शन कौन करता है? तो इस प्रकार से 8 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे सी होगा, पश्चिम बंगाल। भारत में पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक सबसे अधिक चावल का प्रोडक्शन यानी राइस प्रोडक्शन, राइस का प्रोडक्शन यानी पेड़ी का प्रोडक्शन सबसे अधिक होता है। उसके बाद आपका पंजाब हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा, याद रखिएगा। और पूरी दुनिया में चावल का उत्पादन सबसे अधिक भारत करता है, उसके बाद चीन करता है। पहले चीन था लेकिन अब भारत हो गया है। और भारत में सबसे अधिक पश्चिम बंगाल, उसके बाद आपका पंजाब, फिर उत्तर प्रदेश, ये आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया है कि भारत में आलू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? यानी कि इंडिया में पोटैटो का प्रोडक्शन सबसे लार्जेस्ट, सबसे हाईएस्ट कौन करता है? 9 का करेक्ट आंसर आपका बी होगा, उत्तर प्रदेश। इंडिया में पोटैटो का, आलू का उत्पादक सबसे बड़ा राज्य आपका उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश का कैपिटल लखनऊ, गोमती नदी के किनारे, महाराष्ट्र का मुंबई है, और मध्य प्रदेश का भोपाल है, और पटना का आप जानते हैं कि बिहार है। इसका पुराना नाम पाटलिपुत्र है। इस प्रकार से यहाँ भी कैपिटल याद रख सकते हैं। पंजाब का आपका हो जाएगा चंडीगढ़, पश्चिम बंगाल का कोलकाता, उत्तर प्रदेश का लखनऊ और बिहार का पटना हो जाएगा। जितने भी है आप अच्छे से याद रख सकते हैं। यहाँ भी सिक्किम का गंगटोक है। बाकी हम आपको बता चुके हैं, हरियाणा और पंजाब का कैपिटल सेम है। आपको ये सब एकदम छोटा छोटा चीज़ है और क्विकली लर्न होना चाहिए बहुत आसानी से। इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आलू, तो ये दोनों याद रखिएगा, चावल का सबसे अधिक कहाँ? पश्चिम बंगाल में। आलू का सबसे अधिक कहाँ? उत्तर प्रदेश में। फिर हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, भारत में कपास, कॉटन का सबसे बड़ा उत्पादक जैसे राज्य कौन सा है? कॉटन मतलब कपास होता है, तो कॉटन यानी कपास का प्रोडक्शन इंडिया में सबसे हाईएस्ट कौन सा स्टेट कर रहा है? तो 10 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा बी, गुजरात में सबसे अधिक होता है। यानी कपास, कॉटन, ये काली मिट्टी, रेगूर मिट्टी में सबसे अधिक होती है, और ये गुजरात, महाराष्ट्र में सबसे अधिक मिट्टी पाया जाता है। इसलिए भारत में कॉटन का मिल, टेक्सटाइल इंडस्ट्री से आपको गुजरात और महाराष्ट्र में लगाया गया था। 1854 में पहली बार महाराष्ट्र के मुंबई में लगाया गया था कॉटन मिल इंडस्ट्री, सबसे पुराना मिल है। ये आप याद रख सकते हैं, ये काली मिट्टी में सबसे अच्छा होता है। तो ये पूछ रहा है कि इंडिया में कॉटन का प्रोडक्शन सबसे हाईएस्ट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो कपास सबसे अधिक गुजरात में। कैपिटल याद रख सकते हैं, आंध्र प्रदेश का अमरावती है, गुजरात का आप जानते हैं गांधीनगर है, पंजाब का आप तो चंडीगढ़ हो जाएगा, महाराष्ट्र का आपका हो जाएगा मुंबई। कृषि में शून्य जुताई, जीरो टिलेज जो से, इसका क्या लाभ है? इसका मुख्य लाभ पूछा जा रहा है, तो इसका हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो कृषि में शून्य जुताई यानी जीरो टिलेज मतलब मिट्टी के जैविक और पोषक संतुलन में सुधार होता है। बिना पुरानी फसल
अवशेष जलाए अगली फसल की बुआई, यानी कि बिना पुरानी फसल अवशेष को जलाए अगली फसल की बुआई करना, यही इसका जो है बेनिफिट है। बिना नर्सरी तैयार किए सीधे जैसे बीज बोना, तो इसका सभी आपका जैसे मुख्य लाभ है। वहीं आपका अगला पेज हम लोग देखेंगे, अगला पेज में अगला प्रश्न देखिए कि भारत में कुल उत्पादित रेशम यानी सिल्क या कीड़ा का सबसे बड़ा उत्पादक लगभग 1/3 राज्य कौन सा है। तो भारत में जितना भी प्रोडक्शन होता है उसमें सबसे अधिक किस राज्य में होता है, 1/3 सिर्फ उस राज्य में होता है। तो आपका 12 का करेक्ट आंसर यहाँ पे सी होगा, कर्नाटक में। यानी कि भारत में जितना भी टोटल प्रोडक्शन में जो सिल्क है या रेशम है उसमें से सबसे बड़ा उत्पादक यानी लगभग 1/3 कर्नाटक में है। तो भारत में सबसे अधिक रेशम का उत्पादन कर्नाटक आप बोल सकते हैं। वहीं आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न आपका 13 है कि विश्व में रेशम प्रोडक्शन यानी कि सिल्क प्रोडक्शन में भारत का कौन सा स्थान है। इंडिया का रैंक क्या है वर्ल्ड सिल्क प्रोडक्शन में। 13 का करेक्ट आंसर भी होगा द्वितीय। द्वितीय का मतलब सेकेंड स्थान है, भारत का दूसरा स्थान है विश्व में रेशम उत्पादन में। फिर आपका अगला प्रश्न है, देखिए प्रश्न ये है कि भारत में दुग्ध उत्पादन से संबंधित श्वेत क्रांति, तो भारत में दुग्ध या दूध उत्पादन या मिल्क प्रोडक्शन से संबंधित श्वेत क्रांति जिसे व्हाइट रेवोल्यूशन कहा जाता है, इसका संबंध किस अभियान से है। तो ऑपरेशन फ्लड से है, आप याद रखिएगा। आपका राइट आंसर 14 का करेक्ट आंसर होगा ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड जो है यह आपका व्हाइट रेवोल्यूशन श्वेत क्रांति किस लिए था, दुग्ध का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। ये डॉक्टर वर्गीस कुरियन के लिए किया गया था, आप जानते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद रखना है। 26 नवंबर को मिल्क डे मनाया जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और 1 जून को शायद आपका जो है पूरे वर्ल्ड लेवल पे मनाया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आनंद आप जानते हैं गुजरात में डेयरी मिल्क, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वहीं अगला प्रश्न है कि मत्स्य उत्पादन, मत्स्य उत्पादन का मतलब होता है फिश प्रोडक्शन। मछली के उत्पादन बढ़ाने के लिए, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, वृद्धि के लिए कौन सा कृषि क्रांति चलाई गई थी। 15 का राइट आंसर भी होगा नीली क्रांति। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन फिश प्रोडक्शन के लिए चलाया गया था। भूरी क्रांति, भूरी क्रांति किस लिए है, उर्वरक के लिए, ये आपका उर्वरक वगैरह और भी कुछ कुछ हो सकता है, तिलहन दलहन के लिए। पीली क्रांति आपका सरसों या मस्टर्ड के प्रोडक्शन के लिए है, हम लोग और देखेंगे। लाल क्रांति सर टोमेटो या मांस या मछली से मीट से संबंधित है, हालांकि एक एक करके आएगा। देखिए उर्वरक आपका आया है, तो उर्वरक यानी फर्टिलाइजर उत्पादन यानी प्रोडक्शन से संबंधित क्रांति कौन सा है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है 16 का करेक्ट आंसर ये होगा भूरी क्रांति। तो देखिए भूरी क्रांति अभी जस्ट आया था, जो हम आपको बताने का कोशिश भी कर रहे थे कि भूरी क्रांति उर्वरक फर्टिलाइजर से संबंधित है। और वहीं नीली क्रांति मत्स्य फिश प्रोडक्शन से है, पीली क्रांति सरसों के उत्पादन से संबंधित है, और लाल क्रांति तो शायद टमाटर या मीट से संबंधित है। इस प्रकार से उर्वरक फर्टिलाइजर का उत्पादन जो है कौन सा क्रांति चलाया गया था इसको बढ़ाने के लिए। तो आप सिंपल याद रखिएगा, भूरी क्रांति जो है आपका, ये आपका उर्वरक उत्पादन से संबंधित है, फर्टिलाइजर प्रोडक्शन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति लेवेंडर प्रोडक्शन से संबंधित है। और आपका गोल्ड क्रांति ये जो कि आलू जो पोटैटो क्रांति से संबंधित है। और रजत क्रांति अंडा से संबंधित है। तो एक एक करके हम लोग आपको बताने का कोशिश कर रहे हैं जहाँ तक हो पा रहा है। भारत में पीली क्रांति येलो रिवॉल्यूशन का संबंध किसके उत्पादन को बढ़ावा देना था। तो जब भी पूछा जाए पीली क्रांति या येलो रिवॉल्यूशन, तो इसके लिए कौन सा क्रांति चलाया गया था, मतलब जब येलो यानी कि येलो रिवॉल्यूशन या फिर पीली क्रांति चलाया गया था भारत में, तो किसका उत्पादन बढ़ाया गया था, इसके बढ़ावा दिया जाता था। तो तिलहन का मतलब सरसों वगैरह और भी तरह तरह का मस्टर्ड वगैरह जो जिससे तेल या ऑयल जिससे प्रोडक्शन होता है। तो भारत दूसरे देशों से तेल खरीदता था, उस निर्भरता को कम करने के लिए चलाया गया था। तो पीली क्रांति येलो रिवॉल्यूशन तिलहन उत्पादन प्रोडक्शन से संबंधित है, ये आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और देखिए पेट्रोलियम वाला आएगा तो हमको बताएंगे आपको, और सब्जी वगैरह भी दिया है। देखिए गुलाबी क्रांति मतलब पिंक रेवोल्यूशन, ये बोल रहा है किससे संबंधित है। तो गुलाबी क्रांति पिंक रेवोल्यूशन किससे संबंधित है, ये प्याज एवं झींगा ये समुद्री उत्पादन से। तो मरीन प्रोडक्शन से, समुद्री उत्पादन से यानी प्याज या झींगा से गुलाबी क्रांति पिंक रेवोल्यूशन संबंधित है, ये याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। और मांस और टमाटर से ये आपका लाल क्रांति से संबंधित है, आलू क्रांति। देखिए आलू के उत्पादन से संबंधित आलू से संबंधित क्रांति को किस नाम से जाना जाता है। 19 का करेक्ट आंसर यहाँ पे ये होगा गोल क्रांति। तो गोल क्रांति जो है किस लिए चलाया गया था, आलू के प्रोडक्शन, पोटैटो रिवॉल्यूशन आया था गोल क्रांति, यानी कि गोल क्रांति आलू के प्रोडक्शन उत्पादन से संबंधित क्रांति है। लाल क्रांति अभी हम लोग देखें यहाँ पे मांस और टमाटर से संबंधित है, और गुलाबी समुद्री उत्पादन या प्याज या झींगा से संबंधित हो सकता है,
आपका वहीं आपको दिया है कि रजत क्रांति और बादामी क्रांति है। अब हम लोग अगला देख लेते हैं कि रबी रबी की फसलों की बुवाई सामान्यतः किस महीने में की जाती है। इजी क्वेश्चन है। अक्टूबर से नवंबर में जो है रबी की फसलों की बुवाई की जाती है, मतलब लगाया जाता है, सोक किया जाता है। तो ये विंटर के दिनों में लगाया जाता है। सिंपल आपको याद रखना है इसमें कि रबी में होता है जो आपका वीट हो गया और भी बहुत तरह तरह का फसल है जो लगाया जाता है, और जून जुलाई में जो है से खरीफ क्रॉप को लगाई जाता है। तो ये लगाने वाला पूछ रहा है। सिंपल पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रबी की मुख्य फसल है, इसमें से कौन सा एक रबी क्रॉप है। 21 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा गेहूँ। गेहूँ में आपका एक रबी क्रॉप है, रबी की मुख्य फसल है गेहूँ, जिसे वीट कहते हैं। चावल मतलब धान, मक्का, बाजरा, ये सब का सब खरीफ क्रॉप है। बरसात मानसून में जो से किया जाता है, लगाया जाता है रेनी सीजन में। खरीफ फसलों की बुवाई मुख्य रूप से किस मौसम में की जाती है। तो खरीफ की बुवाई लगाया कब जाता है ये, तो सिंपल आप याद रखिएगा, यह जैसे वर्षा ऋतु जून जुलाई में मानसून सीजन में लगाया जाता है। तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी जैसी फसलों को किस ऋतु की श्रेणी में आती है। तो तरबूज, खरबूज ये सब जो है जायद क्रॉप है, इस कैश क्रॉप आप बोल सकते हैं। इस प्रकार से 23 का आंसर आपका सी होगा जायद। जायद को कैश क्रॉप के भी नाम से जाना जाता है, जायद क्रॉप है ये बोला कि किस ऋतु की श्रेणी में आती है। तो तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी जैसे फसलें जो है से जायद ऋतु की श्रेणी में आती है। जायद क्रॉप है, कैश क्रॉप है, याद रखिएगा। आपका अगला है कि इंद्रधनुषी क्रांति जिसे रेनबो रिवॉल्यूशन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इंद्रधनुषी क्रांति रेनबो रिवॉल्यूशन का इसका उद्देश्य ऑब्जेक्टिव क्या था। 24 का सी होगा कृषि की सभी क्षेत्रों और क्रांतियों का समन्वित विकास, यानी कि जो व्हाइट रेवोल्यूशन हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, पीली क्रांति, येलो क्रांति, सबको मर्ज करके एक क्रांति चलाना, वही से कहते हैं इंद्रधनुषी क्रांति, रेनबो रेवोल्यूशन। तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जया पद्मा कृष्णा निम्नलिखित में से किस फसल की उन्नत किस्म है। तो ये एक क्या है, उसके स्पीसीज नस्ल है, ब्रीड है। तो इस प्रकार से कृष्णा, पद्मा, जया कौन सा फसल की उन्नत किस्म है, एडवांस नस्ल है। तो 25 का करेक्ट आंसर भी होगा, धान चावल का है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह जो से नकदी फसलों यानी कैश क्रॉप का उदाहरण है। नकदी फसलों को कैश क्रॉप कहते हैं, उसका एग्जाम्पल पूछ रहा है। तो 26 का आपका हो जाएगा बी, कपास, गन्ना, तंबाकू, ये सारे के सारे कैश क्रॉप आप याद रखिएगा। हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में इलायची या काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक प्रोडक्शन कौन सा स्टेट या राज्य है। 27 का करेक्ट आंसर सी होगा केरल। केरल जो है से इलायची या काली मिर्च का सबसे बड़ा प्रोडक्शन स्टेट है, सबसे बड़ा उत्पादन होता है। यहाँ पे आप स्टेट याद रख सकते हैं। तमिलनाडु का कैपिटल क्या होता है, चेन्नई होता है। आंध्र प्रदेश का अमरावती है, कर्नाटक का बेंगलुरु और केरल का तिरुवनंतपुरम है। आपका अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के किन दो जिलों को अत्यधिक कपास उत्पादन के कारण सफ़ेद सोना क्षेत्र कहा जाता है। यानी कि सफ़ेद सोना का मतलब क्या हो जाएगा आपका वाइट गोल्ड। क्यों कहा जाता है वाइट गोल्ड, क्योंकि यहाँ पे कपास का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। तो मध्य प्रदेश के ऐसे कौन से दो जिले हैं जिसे सफ़ेद सोना क्षेत्र कहा जाता है कपास उत्पादन के कारण। 28 का आंसर आपका बी होगा, खंडवा और खरगोन जिला। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय बागवानी परिषद नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी। 29 का करेक्ट आंसर भी होगा 1984। 1984 में आपका जो है 1984 में 1984 में नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड यानी राष्ट्रीय बागवानी परिषद का स्थापना स्टेबलाइजमेंट किया गया था। अगला प्रश्न है कि भारत में गेहूं उत्पादन में वर्तमान में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है। तो वीट के प्रोडक्शन में इंडिया में कौन सा स्टेट टॉप पर है, सो पूछा जा रहा है। 30 का करेक्ट आंसर आपका सी होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश भारत का गेहूं वीट के प्रोडक्शन में नंबर 1 है, और चावल में पश्चिम बंगाल है, उसके बाद पंजाब वगैरह आप याद रखिएगा। मध्य प्रदेश सोयाबीन, दलहन, तिलहन मतलब कि आपका दाल से संबंधित, पल्सेस से संबंधित टॉप है। भारत में सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक प्रोडक्शन स्टेट या राज्य कौन सा है, जिसे सोया स्टेट भी कहा जाता है। तो सोया स्टेट किसे कहा जाता है, जहाँ पे सोया का उत्पादन प्रोडक्शन सबसे अधिक होता है। आपका आंसर बी होगा 31 का मध्य प्रदेश, आप याद रखिएगा। मध्य प्रदेश का कैपिटल भोपाल है, महाराष्ट्र का मुंबई है, गुजरात का गांधीनगर है, और गुजरात राजस्थान का, तो राजस्थान का आपका है जैसे जयपुर है, पिंक सिटी। अब आपसे आगे पूछा जा रहा है, देखिए आपसे आगे क्या पूछा जा रहा है कि झूमिंग या पेंड्रा कृषि पद्धति भारत के किस क्षेत्र में मुख्य रूप से जनजातियों द्वारा अपनाई जाती है।
तो झूमिंग खेती या स्थानांतरित खेती है ना, इस प्रकार से शिफ्टिंग कल्टीवेशन इसे कहते हैं। 32 का राइट आंसर भी होगा पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत में। तो पूर्वी मतलब ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में जो ऐसे पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत में झूमिंग खेती या पेंड्रा कृषि पद्धति भारत में मुख्य रूप से जनजातियों के द्वारा किया जाता है। भारत में चावल का कटोरा राइस बोल किस नदी डेल्टा क्षेत्र को कहा जाता है? तो राइस बोल या चावल का कटोरा भारत में किस नदी डेल्टा क्षेत्र को कहा जाता है? तो 33 क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, कृष्णा गोदावरी डेल्टा को। फिर वहीं आपका गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा का नाम है सुंदरबन डेल्टा, याद रखिएगा, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। गन्ने की फसलों में शर्करा शुगर की मात्रा किस स्थिति में घट जाती है? तो गन्ने की फसलों में शर्करा यानी शुगर की मात्रा कब घटेगी? तो 34 का आंसर भी होगा पकने की अवधि में पाला यानी फ्रोस्ट गिरने पर। तो पकने की अवधि में अगर पाला गिरता है, फ्रोस्ट गिरता है, तो गन्ने की फसलों में शर्करा शुगर की मात्रा घट जाएगा। हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि भारत का कौन सा एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश या राज्य प्रसिद्ध केसर सैफरॉन का उत्पादन करता है? तो सैफरॉन का प्रोडक्शन कहाँ होता है? कौन सा ऐसा प्रसिद्ध राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है भारत का, और वो एकमात्र है केसर का प्रोडक्शन, सबसे कीमती है। इसका परफ्यूम, स्पाइस फ्लेवर के लिए, मतलब उसके सुगंध के लिए, और बहुत ही अच्छा से मेडिसिन वगैरह भी बनता होगा। तो 35 का आपका आंसर सी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर आपका राइट आंसर है। बहुत कीमती है ये, हम लोग तो परचेज नहीं कर पाएंगे। देखिए, सुल्ताना, गुलाबी और काली चंपा निम्नलिखित में से किस फसल की प्रसिद्ध किस्म है? तो आपका 36 का करेक्ट आंसर यहाँ पे बी होगा, अंगूर। आप याद रखिएगा, सुल्ताना, गुलाबी, काली चंपा, ये क्या है? यह एक नस्ल ब्रीड है अंगूर की, इसके प्रजाति स्पीसीज है। तो अंगूर क्या है? ये अंगूर महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा होता है, और सेब वगैरह आपका जम्मू कश्मीर में। भारत में तंबाकू टोबैको का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में तंबाकू टोबैको का सबसे अधिक प्रोडक्शन अगर बात करें, वो कौन सा स्टेट है? तो आपका 37 का करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो आप याद रखिएगा, ए हो जाएगा। आंध्र प्रदेश जो है तंबाकू टोबैको का मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे हाईएस्ट प्रोडक्शन करने वाला स्टेट है। आंध्र प्रदेश का कैपिटल अमरावती है, गुजरात का गांधीनगर, और बिहार का पटना, जिसे पाटलिपुत्र किए जाना जो लोग जैसे सरकार के द्वारा बोला जाता है, और कर्नाटक का तो बेंगलुरु इसरो का हेडक्वार्टर। केरल राज्य विश्व भर में किसके सबसे बड़े संवर्धन और उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो केरल राज्य पूरे विश्व भर में वो क्या ऐसा बड़ा उत्पादन प्रोडक्शन करता है जो पूरी दुनिया में जाना जाता है? 38 का आंसर आपका भी होगा, गर्म मसाला। हालांकि स्पाइस स्टेट ऑफ इंडिया कहा जाता है, मसालों का राज्य, मसालों का शहर, मसालों का राज्य, स्पाइस स्टेट्स ऑफ इंडिया केरल को कहा जाता है। पूरे दुनिया में मसाला उत्पादन के लिए जाना जाता है, गर्म मसालों के लिए। उसके बाद आपका अगला है कि कृषि और खाद्यान्न उत्पादन की शुद्धता और गुणवत्ता की गारंटी देने वाला प्रमाणन चिन्ह कौन सा है? तो कृषि और खाद्यान्न मतलब एग्रीकल्चर और फूड से संबंधित जो प्रोडक्शन होता है, उसकी क्वालिटी, शुद्धता यानी कि उसके प्योरिटी, और गुणवत्ता यानी क्वालिटी की गारंटी देने वाला वो सर्टिफिकेट कौन सा है? तो 39 का अगर बात करें तो बी हो जाएगा, एक का मार्ग। तो एक मार्ग आप याद रखिएगा, मतलब एक का मतलब एग्रीकल्चर मार्ग इसे कहते हैं। भारत में सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन किस राज्य में सबसे अधिक हाईएस्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि सबसे अधिक होने वाला राज्य आपका जो है कर्नाटक है। भारत के कर्नाटक में सबसे अधिक कॉफ़ी जो है उसका उत्पादन करने वाला राज्य है, आप याद रखिएगा। कर्नाटक का कैपिटल बेंगलुरु है, तमिलनाडु का चेन्नई है, असम का कैपिटल दिसपुर है। कृषि विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु कौन सा अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो कृषि विज्ञान मतलब एग्रीकल्चर साइंस में अगर उसमें आप अच्छे आउटस्टैंडिंग वर्क करते हैं, उत्कृष्ट योगदान देते हैं, आजीवन पूरा लगाते हैं, तो आपको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाएगा? तो ये बोरलोग पुरस्कार, तो बोरलोग अवार्ड दिया जाता है, जो कि दुनिया में सबसे बहुत फेमस है। हालांकि भारत में सबसे बड़ा अवार्ड कृषि के क्षेत्र में वही MS स्वामीनाथन करके अवार्ड है, जो कि इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे याद रख सकते हैं, भटनागर पुरस्कार साइंस में दिया जाता है। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत कम प्रश्न बचा हुआ। निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ ऋतुआई की नहीं है? खरीफ ऋतु की नहीं है, तो आपका यहाँ पे 3 है, एक नहीं है। आपका चना, आपको ये रबी फसल है, ये खरीफ नहीं है। ये पूछा खरीफ नहीं है तो यही नहीं है, ये क्योंकि रबी है। धान आपका खरीफ क्रॉप है, मक्का आपका खरीफ क्रॉप है, मूंगफली खरीफ क्रॉप है। क्यों है? क्योंकि ये आपका जो है रेनी सीजन में, मानसून सीजन में ग्रो किया जाता है, जून जुलाई में, आप याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है कि बादामी क्रांति, बादामी रेवोल्यूशन का संबंध निम्नलिखित में से किसके उत्पादन से संबंधित था? तो ये मसाला उत्पादन या फिर स्पाइस प्रोडक्शन से संबंधित था।
तो ये हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में चाय टी का प्रोडक्शन सबसे अधिक कहाँ होता है? तो ये होता है तो असम में। आप जानते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में होता है, बहुत बारिश चाहिए, बरसात में ही होता है। पश्चिम बंगाल का कैपिटल कोलकाता, याद रखिएगा। असम का दिसपुर, केरल का तिरुवनंतपुरम और तमिलनाडु का चेन्नई है। देखिए लास्ट क्वेश्चन है कि ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार और भारत में श्वेत क्रांति के जनक, मतलब कि व्हाइट रेवोल्यूशन के जनक फादर कौन है? फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन, श्वेत क्रांति के जनक पिता कौन है जो व्हाइट रेवोल्यूशन यानी ऑपरेशन फ्लड चलाए थे? तो भारत से संबंधित क्वेश्चन है, इसलिए आपका बी होगा डॉक्टर वर्गीस कुरियन। आप याद रखिएगा वर्गीस कुरियन। हरित क्रांति के जनक स्वामीनाथन है और ये चिपको आंदोलन से संबंधित है। 45 प्रश्न कंप्लीट हो गया फाइनली हम लोग का। अब आपसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, आपको आंसर बताना है रेंडमली कोई भी, जिससे मैं आपसे कोई भी अच्छा क्वेश्चन जो हमको मिल जाए। जैसे ये वाला आपको बताना है, ये अच्छा है, डेट वाला है कि नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड का स्थापना कब किया गया और भारत में गेहूं उत्पादन में वर्तमान में प्रथम स्थान पर कौन सा है ये बताइए। 29, 30 और 31 3 क्वेश्चन आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे। कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि भारत में सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है जिसे सोया स्टेट कहा जाता है। तो चलिए वीडियो आप देखें, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, आपको बेनिफिट हो रहा है। आपको लाइक करने से नुकसान तो होगा नहीं। चलिए एंड करते हैं, धन्यवाद।